Hello everyone. So June 2026 examination की notification आ चुकी है. So let's check the eligibility, the syllabus, the exam pattern and the cut off जो कुछ साल से रहे हैं, ताकि अगर आप ये लास्ट स्ट्रेच में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए. प्लस वो लोग जो दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू लुक एट ऑल ऑफ दीज बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. तो सबसे पहले चलो देखते हैं हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है. तो आप सबको पता है हमारा जो एग्जामिनेशन है उसमें दो पेपर आते हैं, विच इज पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है, अब ये पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंपलसरी हैं, एंड सारे लोगों के लिए पेपर 1 का पेपर आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका अलग पेपर 2 सब्जेक्ट है. पेपर 1 सब्जेक्ट वो होता है, वो एक तरीके से चेक करता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो. सो जनरल चीजें जो है इस पेपर में चेक होती हैं. तो यहाँ पे आप पढ़ते हो रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, DI है ना, कॉम्प्रिहेंशन, आपको बेसिक GK आता है, हायर एजुकेशन आता है. एंड देन वी हैव पेपर 2. ये पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर. तो इस तरीके से आपका जो पेपर 2 हो गया, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है. फिलहाल कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड बीच में आपको कोई भी ब्रेक जो है वो नहीं मिलता है. ठीक है, आप देखो, अब आते हैं हिस्ट्री में एंड लेट्स लुक एट द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री. सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री यूनिट नंबर 1, नेगोशिएटिंग द सोर्सेस. तो देखो, सबसे पहले ना हिस्ट्री में दो तरीके के सोर्सेस होते हैं, विच इज आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस, है ना. तो सबसे पहला आता है बेसिक, कि अगर मुझे हिस्ट्री में कोई भी चीज मिली, हम उसका डेटिंग कैसे करते हैं. सो व्हाट इज डेटिंग, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है ना. सिक्के, सिक्के कैसे हिस्ट्री पढ़ने में मदद करते हैं. प्लस प्राइमरी सोर्स क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, बेसिक हिस्ट्री के बुक्स क्या हो गए. तो सबसे पहले होता है सोर्सेस, बट ये सोर्सेस सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ना है. ये बेसिक सोर्सेस है, फाउंडेशन है, जिसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड में और भी सोर्सेस हम पढ़ते हैं. फिर आ जाओ पैस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, जहां पे हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक पढ़ते हैं. इनके फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंट साइट प्रोफाइल हो गया, सोसाइटी कैसे चेंज हुई, पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं. फिर आ जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा ओरिजिन, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों शुरू हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ. फिर उसके बाद एक्सटेंड, ये सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे है, मेजर साइट्स कौन से हैं, जनरल्स जो हमारी सेटलमेंट प्लान है वो कौन सी है, क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन, बेसिक क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, रिलीजन, इनका धर्म क्या था, सोसाइटी कैसा था, एंड बेसिक पॉलिटी जो है वो कैसी थी. ठीक है, फिर देखो, फिर आता है वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड. तो सबसे पहले वैदिक एंड लेटर वैदिक में देखो तीन चीजें हम पढ़ते हैं. सबसे पहले हो गया हमारा आर्यन डिबेट्स. फिर हम जब अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, सो अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड में चीजें कैसे चेंज होती है, राजा का पोजीशन कैसे चेंज हुआ, वर्ना सिस्टम कैसे चेंज हुआ, सोसाइटी कैसे चेंज हुई, रिलीजन कैसे चेंज हुआ. ठीक है, फिर आयरन टेक्नोलॉजी एंड मेगालिथिक्स ऑफ साउथ इंडिया, कि जब हम साउथ इंडिया में आयरन यूजिंग कल्चर्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम मेगालिथिक पढ़ते हैं. तो मेगालिथिक से भी हर साल एक क्वेश्चन आपको आ जाता है. फिर देखो महाजनपद पीरियड. सबसे पहले महाजनपद क्या होते हैं, रिपब्लिकन, नॉन रिपब्लिकन, गणसंघ क्या होता है. महाजनपद में तीन चीजें आपको पढ़नी होती. एक, हर एक महाजनपद का इंपॉर्टेंट फीचर, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, एंड स्पेशली 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म, जैनिज्म आजीविक साथ है, इनकी फिलॉसफी क्या है, क्यों ये आते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज क्या, इनके काउंसिल्स, इनके बुक्स, ये सारा कुछ आ गया नेक्स्ट में. फिर देखो, फिर आउट ऑफ 16 मेजर महाजनपद, मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में आता है. तो सबसे पहले मगध में कौन कौन से डायनेस्टीज हैं, कौन से रूलर्स हैं, इनका राजनीतिक कंट्रीब्यूशन क्या है. फिर आ जाओ अलेक्जेंडर. ठीक है, सबसे पहले अलेक्जेंडर की स्टोरी, इंडिया में आर्किमिडन पर्शियन इन्वेजन हुए थे. ठीक है, तो क्यों हुए थे, ठीक है, कौन कौन से रूलर्स का नाम है, अलेक्जेंडर इंडिया क्यों आए, कौन कौन सी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी, कहां पे हमको एविडेंस मिलता है विद डेट्स. फिर हम आ जाते हैं मौर्यन पीरियड में. तो मौर्यन पीरियड में देखो अपने को सारी चीजें पढ़नी, फ्रॉम मौर्यन एक्सपेंशन टू सोसाइटी टू पॉलिटी टू इकोनॉमी टू आर्किटेक्चर, सारा कुछ हमें मौर्यन पीरियड का पढ़ना है. फिर नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं हमारे पास रीजनल पावर्स, पोस्ट मौर्यन पीरियड जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सो ये देखो पोस्ट मॉडर्न पीरियड. इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम पढ़ते हैं इंडो ग्रीक, शुंगा, सतवाहना, कुषाण, शाका सत्रप, संगम लिटरेचर, संगम पॉलिटी, संगम सोसाइटी. फिर हम पढ़ते हैं, देखो जब आप पोस्ट मौर्य पढ़ते हो ना तो हम तीन तरीके से पढ़ते हैं. पहले हम इनका पॉलिटी पढ़ते हैं. ठीक है, तो पॉलिटी में आ गया हमारा
इंडो ग्रीक, शुंगा, सतवाहनास, कुषाण, साका, सत्रप, संगम लिटरेचर। फिर हम पढ़ते हैं इनका ट्रेड, पोस्ट मॉरियन ट्रेड क्या है एंड कैसे इंडो रोमन ट्रेड हो रहा है, इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज क्या है, क्या रेफरेंस मिला है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम पोस्ट मॉरियन सोसाइटी पढ़ते हैं एज अ होल। फिर हम पोस्ट मॉरियन आर्किटेक्चर देखते हैं कि पोस्ट मॉरियन आर्किटेक्चर में गंधारा, मथुरा, अमरावती, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हम आर्किटेक्चरल स्कूल्स जो हैं वो देखते हैं। फिर वी हैव गुप्ताज एंड वाकाटाका। सेम गुप्ता पीरियड का हर एक चीज, सबसे पहले गुप्ता पीरियड क्यों शुरू हुआ, उनका पॉलिटी, उनका सोसाइटी, गुप्ता का रिलीजन, स्टार्टिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, लैंड ग्रांट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, अगेन गुप्ता कॉइन्स, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं। फिर गुप्ता पीरियड में साइंस टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। फिर हर्षवर्धन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन। फिर हम थोड़ा थोड़ा पोस्ट गुप्ता में जाने लगते हैं, जिसमें आते हैं सालंक्याज एंड विष्णुकुदिन्स एंड आंध्र देशा। फिर हमारे सिलेबस में हर तरीके के किंगडम्स हैं, रीजनल किंगडम्स, गंगास, कदम्बास, वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, ककातियास, होयसालास, यादवास। साउथ इंडिया में पल्लवा, चोला, चीरा, पांड्या। ईस्टर्न इंडिया में पालास एंड सेनास ऑफ बंगाल, वर्मांस ऑफ कामरूप, भौमाकार्स एंड सोमावंशीज ऑफ उड़ीसा। वेस्टर्न इंडिया में मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, चालुक्यास ऑफ गुजरात। नॉर्थ इंडिया में गुजरा प्रतिहारा, देन वी हैव कालचुरीज, देन वी हैव दी गढ़वालास एंड देन वी हैव दी परमार्स। फिर देखो, फिर हम अर्ली मिडीवल में आते हैं, हमारे सिलेबस में अर्ली मिडीवल है। तो अर्ली मिडीवल को हम अर्ली मिडीवल क्यों कहते हैं, प्लस इसकी इकोनॉमी, ट्रेड, रिलीजन है ना, किस तरीके से ये चीजें अर्ली मिडीवल पीरियड में चेंज होती है, फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, लैंड ग्रांट्स, खेती बाड़ी, इकोनॉमी, वाटर रिसोर्सेस, सिक्का, करेंसी सिस्टम, ट्रेड गिल्ड्स, ट्रेड, पोर्ट एरियाज and Brahmanical religion, temple architecture, regional style, and then we have the Bhakti movement. फिर सोसाइटी में महिलाओं का पोजीशन, वर्ना, जाति, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाओ, अग्रहार्स क्या होता है, मठ क्या होता है, ठीक है, महाविहारास क्या होता है, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं। फिर इधर आओ, अर्ली मिडीवल स्टेट फॉर्मेशन के डिबेट्स, फ्यूडल मॉडल क्या है, सेगमेंटरी क्या है, इंटीग्रेटिव क्या है। फिर हम चलते हैं टर्किश इन्वेजन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले जब हम मिडीवल इंडिया शुरू करते हैं, मिडीवल इंडिया के सोर्सेस, तो अपने सिलेबस में देखो सोर्सेस में सारा कुछ आ गया, फ्रॉम बुक्स टू मॉन्यूमेंट्स टू हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स। फिर देखो, मिडीवल इंडिया में सबसे पहले हमें राजनीतिक डेवलपमेंट करना है, किसका, दिल्ली सल्तनत का, विच इज घोरीज, टर्क्स, खिलजीज, तुगलक, सैयद लोदीज। दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कैसे किया। फिर देखो, फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, सारा पॉलिटी हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। फिर विजयनगर एंड बर्मनी हो गया, डेक्कनी सल्तनत हो गया, सेम इनका राइज, पॉलिटिकल चीजें, इनकी सोसाइटी, ट्रैवलर्स। फिर मराठास, ठीक है, मराठास एंड द फाउंडेशन ऑफ मराठास, मुगल मराठा रिलेशनशिप हो गया। फिर आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज का एडमिनिस्ट्रेशन, सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज को ध्यान से पढ़ना है। फिर वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेक्कन, विजयनगर, बहमनी, मराठा। तो सबसे पहले देखोगे यूनिट नंबर 5 इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे पावर्स का एडमिनिस्ट्रेशन हमको डिटेल में करना है। फिर हमारे सिलेबस में देखो, इंटरस्टेट रिलेशन ड्यूरिंग सल्तनत एंड मुगल्स, खेती बाड़ी, इरिगेशन, अर्थव्यवस्था कैसी थी, किसानों का कंडीशन कैसा था, ठीक है, इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में वी हैव पॉलिसी, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, पोर्ट एरियाज हो गया, हुंडीज, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस, मिंट सिस्टम, फेमीन, सूखा, अकाल, किसान रिवोल्ट, ये वाला सेक्शन इधर आ गया। फिर देखो, फिर वी हैव सोसाइटी एंड कल्चर, सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी सेंट्स हो गए, एंड देन वी हैव सिख मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ हमारा सिलेबस में क्या है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल समझना है ना, सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए एक और सेशन मैंने किया है जहाँ पे हर टॉपिक को मैंने डिटेल में बताया। अभी इसमें सिर्फ वी आर लुकिंग एट द सिलेबस कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या कुछ इशू है, ठीक है, क्या अपडेशन हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, सब जो पहले सिलेबस था वही सिंपल सिलेबस नॉर्मल आपका अभी भी है। फिर ये देखो, रूरल सोसाइटी, महिलाओं का पोजीशन, एजुकेशन का डेवलपमेंट। फिर पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर हो गया, ये इधर हो गया, मुगल गार्डन्स हो गया, मराठा फोर्ट्स हो गया, श्राइन्स हो गया, टेम्पल्स हो गया। फिर आ जाओ मॉडर्न इंडिया, सबसे पहले मॉडर्न इंडिया सोर्सेस, उसके बाद आ जाओ राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ठीक है। सो वी हैव, पहले तो यूरोपियंस इंडिया में आए, कैसे आए, उन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ पे सेट की, क्रोनोलॉजी क्या है। फिर आउट ऑफ दीज यूरोपियंस ब्रिटिश कैसे राइज किए, है ना, ब्रिटिशर्स का इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन,
ब्रिटेन का रिलेशनशिप, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, 1857 का युद्ध, कंपनी का प्रशासन, उसके अलावा सिविल सर्विसेज, जुडिशियरी, आर्मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो मॉडर्न इंडिया में हम एक्ट्स पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गए, हमारे मॉडर्न इंडिया के एक्ट्स हो गए। फिर देखो, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, तो देखो सबसे पहले ट्रेड, फिर हमारा हो गया कमर्शलाइजेशन, फिर हो गया कैसे डिइंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनका डिबेट, इंडस्ट्रीज कैसे डिक्लाइन करते हैं, है ना। फिर उसके बाद लेबर ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हो गए, रेलवे, करेंसी एक्सचेंज, इसके बारे में, अगेन टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगा है, तो कैसे टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर एंड कैसे सारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। फिर देखो फेमीन एपिडेमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्राइबल पेजेंट मूवमेंट्स हो गया, ठीक है। फिर हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गए, एजुकेशन पॉलिसी हो गया, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए। फिर देखो महिलाओं का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट महिलाएं पर्सनालिटीज। फिर देखो प्रिंटिंग प्रेस हो गया, आगे म्यूजिक, पेंटिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। फिर नेशनल मूवमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल बेसिस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, प्री आईएनसी एसोसिएशंस हो गए। अगेन 1885 से 1947 तक की पूरी कहानी ये हमें नेशनल मूवमेंट में कवर करना है, विद रेफरेंस टू सारे इंपॉर्टेंट की इवेंट्स, गांधीयन मास मूवमेंट, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, डिप्रेस क्लास मूवमेंट, कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सब कुछ हम इस पीरियड में कवर करते हैं, ठीक है। फिर देखो, फिर वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट इज पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आर्थिक स्थिति। तो जब हम इंडिया को आजादी दे देते हैं, सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंटीग्रेट कैसे किया, हमारा संविधान कैसे बना, हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में क्या लेके आए, क्या फिर से स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया भाषाई तौर पे, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसा है, हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसा बना, ये सब कुछ हम इधर पढ़ते हैं। एंड फाइनली हिस्टोरियोग्राफी, विच इज द 10th यूनिट, विच इज हिस्ट्री का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है ना, हिस्ट्री साइंस है कि आर्ट्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हिस्ट्री का हाइपोथेसिस हो गया, है ना, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फिर उसके बाद देखो हिस्ट्री में क्या ट्रेंड है, नोट्स टेकिंग, रेफरेंसिंग, फुट नोटिंग, बिब्लियोग्राफी, प्लस इसके साथ साथ रेनेसां हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी क्या होता है, वॉन रांके क्या कहते हैं, है ना, साइक्लिकल थ्योरी ऑसवर्ड स्पेगलर की, साइंटिफिक मटेरियलिज्म क्या होता है, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सिलेबस फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये देखो हमारा कट ऑफ है, ठीक है। सो ये कट ऑफ में आपको जून 2018 से लेके मैं जून 2025 तक का कट ऑफ बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप यूआर देखोगे तो इफ यू सी हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है, तो एक हमारा नेट का कट ऑफ हो गया, एक हमारा जेआरएफ का कट ऑफ हो गया। तो इधर देखो, सो वी हैव 56.67 फॉर जनरल, फिर ये 56 हुआ, 62 हुआ, ये जेआरएफ का कट ऑफ है, ठीक है। फिर वी हैव 62, 60, 68, 68, 60। तो ये जून 2025 तक का ही टेबल है। या आप ओबीसी का कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है, एससी एसटी का कट ऑफ देख सकते हो। नेट के लिए स्पेसिफिकली ये देखो, सो जून 2018 50, दिसंबर 2018 50, ठीक है। देन वी हैव दिसंबर, जून 2019 54.67, दिसंबर 2019 55.33, जून 2020 54, दिसंबर 2023 60.66, दिसंबर 2024 61.33 एंड जून 2025 54। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक स्पेशली हमारा चार्ट है जिसमें परसेंटाइल वाले इयर्स मैंने हटा दिए। इसका डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया है, तो अगर आपको देखना है कैसे आगे पीछे हो रहा है, क्या ट्रेंड है, आप उस डिटेल वीडियो को देख सकते हो। तो दिस इज द टेंटेटिवली कट ऑफ। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि हिस्ट्री अगर हमें क्लियर करना है तो हमारा आइडियल स्कोर कितना होना चाहिए। सबसे पहले देखो भैया, आपको पेपर 1 में, ठीक है, 35 to 37 प्लस क्वेश्चंस, मतलब 38 40 ये टारगेट करना है। एंड हिस्ट्री में ना, वैसे इस बार तो दिसंबर का पेपर इजी था, बट जो हिस्ट्री में आपको टारगेट करना है स्पेसिफिकली कि भाई अगर मेरा 100 का पेपर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 75 प्लस मेरे को टारगेट करना। और ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस बार पेपर इजी आया था, कट ऑफ ऊपर गया था। 75 प्लस क्वेश्चंस आपका टारगेट जो है वो होना चाहिए। तो एक तरीके से अगर आप देखो, सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 110 क्वेश्चंस हमें टारगेट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली उसके पीछे क्वेश्चंस जाएंगे एंड ये कम भी होगा, बट आइडियली अगर आप एक टारगेट बना रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि भाई 110 प्लस मेरे को करना ही करना है पेपर में, ठीक है। नाउ कम टू एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। जनरल अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन्होंने 55% मार्क्स जो है वो स्कोर किया है इन मास्टर्स डिग्री। लेकिन याद रखना ये राउंड ऑफ नहीं होगा,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये पूरा का पूरा आप डिटेल पढ़ सकते हो, स्पेसिफिकली हमारा जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें ये लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग द मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्सेज और कैंडिडेट्स who have appeared for the qualifying master's degree final year and whose result is awaited, कैंडिडेट्स जो परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, या कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर कर दिया है फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड जिसका रिजल्ट अभी भी बचा हुआ है, या कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई एग्जामिनेशन दे दिया है या आपका एग्जामिनेशन डिले हो गया है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनली आपको एडमिट किया जाएगा। आपको जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर तभी मिलेगा जब तुम अपना मास्टर्स पास करने का सर्टिफिकेट दिखाते हो विद 55% मार्क्स। ठीक है, और आपको 2 साल मिलते हैं। नेट निकलने के 2 साल बाद तक आपके पास ये वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं होता है या 55% से कम हो गया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई जो है वो हो जाओगे। ठीक है ना, वो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट टू पीएचडी ओनली, आपको अपनी मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है वो 1 साल के बीच में कवर करना है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर, आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल एज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, एज आर अवेलेबल टू एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, अच्छा फिर देखो, पीएचडी डिग्री होल्डर्स जिनका मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन 19 सितंबर 1990 पहले के पहले हो चुका था, आपको भी 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इन एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, अच्छा ये सब आप डिटेल पढ़ सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नेट की लिस्ट में नहीं है, आप रिलेटेड सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हैविंग पास 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% दिया जाएगा टू एसटी एससी एंड ओबीसी। तो ये सारा कुछ ना आप ध्यान से स्पेसिफिकली पढ़ लेना। Candidates qualifying in the NET based on 4-year undergraduate program, आप eligible होगे for JRF and admission to PhD. Candidates qualifying in the NET based on 4-year undergraduate degree, आप eligible नहीं होगे for assistant professor का appointment। तो ये सब ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर ये देखो, वो सारे लोग अगेन जो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है उसको परस्यू कर रहे हैं, आप लास्ट सेमेस्टर में हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो अगेन। लेकिन तुम्हें प्रोविजनली, अगर आपने फॉर एग्जांपल क्लियर कर लिया तो प्रोविजनली ही किया जाएगा। अगर आपने 2 साल के बीच में स्पेसिफिकली रिजल्ट के 2 साल तक आपने अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं की, इस तरीके से कैंडिडेट्स विद 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम आप अपीयर कर सकते हो इन विच सब्जेक्ट जिसमें आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, plus candidates are neither required to send any certificates or documents of eligibility, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिकली वेबसाइट जब आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आपको जमा कर देना है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, इसको डिटेल तरीके से आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर में पढ़ सकते हो। मैंने तो थोड़ा ऊपर ऊपर ही आपको बताया है। डिटेल तरीके से नोटिफिकेशन खोलो, वेबसाइट पे चले जाओ, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ लो। ठीक है, एंड प्लीज मेक श्योर फॉर्म जो है वो जल्दी भर देना। एंड दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि एंड में चलो सिलेबस आपको एक बार देखना है, कट ऑफ किया है। ठीक है, ये सारा एक आपको एक आइडिया दे देगा बेसिक सा पेपर पैटर्न क्या है जो आपको ऑलरेडी पता है, बट ये सेशन उन स्टूडेंट्स को जिनको अभी भी कंफ्यूजन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।